नमस्कार साथियों, मैं विक्रम पुरोहित, लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरंगा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो देखिए साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सीईटी 12th लेवल का जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें साइंस से जो रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उनकी हम व्याख्या करेंगे और उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों इस क्लास के अंतर्गत। तो साथियों, यदि आप अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर लैब असिस्टेंट 2023 से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट मिलेगी सबसे पहले, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लैब असिस्टेंट का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा आपको। तो साथियों, हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो चलो साथियों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस एक रोग है जिसमें आरएस कारक के कारण किस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, बता दूं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक प्रकार का रोग है जो आरएस फैक्टर के कारण होता है और जिसके कारण द्वितीय बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसके अंतर्गत यदि माता आरएस नेगेटिव हो और जन्म लेने वाला प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार के बच्चे आरएस पॉजिटिव हो तो द्वितीय बच्चे की मृत्यु इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग के कारण हो जाती है। आरएस फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसेस बंदर में की थी। इसमें आरबीसी पर यदि आरएस फैक्टर या आरएस एंटीजन उपस्थित हो तो उस प्रकार का व्यक्ति आरएस पॉजिटिव कहलाता है, और यदि आरएस एंटीजन उपस्थित न हो तो उस प्रकार का व्यक्ति आरएस नेगेटिव कहलाता है। यदि गर्भ धारण करने वाली माता आरएस नेगेटिव हो और जन्म लेने वाले दोनों बच्चे आरएस पॉजिटिव हो तो सेकंड बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु का कारण होता है कि पहले पद में जन्म लेने वाला बच्चा आरएस पॉजिटिव है, तो जब प्रसव होता है उस समय माता के ब्लड में आरएस एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। लेकिन प्रथम चरण में जब आरएस एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है तो सामान्यतः एंटीबॉडीज़ की संख्या बहुत कम होती है, जिसके कारण प्रथम स्टेज में जन्म लेने वाला बच्चा सुरक्षित रह जाता है और उसकी मृत्यु नहीं होती। जबकि जब द्वितीय बच्चे की जन्म होती है तब आरएस एंटीबॉडीज़ की संख्या माता के ब्लड में बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण सेकंड बच्चे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो आरएस एंटीबॉडीज़ अपरा के द्वारा यानी प्लासेंटा के द्वारा द्वितीय बच्चे के आरबीसी पर, द्वितीय बच्चे का जो आरबीसी होता है उस पर अटैक करती हैं और इस आरबीसी को हानि। तो इसका आंसर होगा द्वितीय। ओके, ठीक है। अब अगले डीपीटी टीका खाली जगह रोग के लिए नहीं होता, यानी इन चारों में से कौन सा रोग है जिस रोग के लिए जो डीपीटी वैक्सीन होता है उस वैक्सीन का प्रयोग नहीं होता। पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, दूसरा है काली खांसी, पोलियो और टिटनस। तो साथियों, बता दूं डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, डी मतलब डिप्थीरिया, पी मतलब पर्ट्यूसिस जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं, और टी मतलब टिटनस, इन तीनों रोगों के लिए होता है। और चौथा रोग है पोलियो आपका, तो इस पोलियो के लिए डीपीटी टीके का उपयोग नहीं किया जाता। डिप्थीरिया के बारे में बता दूं कि इसे रोहिणी भी कहते हैं और ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसके कारण नाक है, गला है और टॉन्सिल्स वाले भाग इफेक्टिव होते हैं साथियों। और उसके बाद बता दूं कि पर्ट्यूसिस यानी काला खांसी ये होता है बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण, और इसे हम सूखी खांसी या काली खांसी भी कहते हैं। और टिटनस है जिसे हम धनु स्तंभ भी कहते हैं, और ये होता है क्लोस्ट्रेडियम टिटनी नामक बैक्टीरिया के कारण इस प्रकार का डिजीज होता है, जिसके कारण शरीर में ऐंठन आ जाती है। ये थे डीपीटी के उपयोग द्वारा किन किन रोगों का उपचार किया जाता है। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस ये तीनों रोग हैं, याद रखना साथियों, और पोलियो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यूकैरियोटिक जीवों में यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है। यूकैरियोटिक जीवों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं साथियों, बता दूं कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के भीतर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, लेकिन हमेशा गुणसूत्रों का स्पष्ट दृश्य हमें नहीं दिखाई देता है। वो सिर्फ एम अवस्था यानी जब कोशिका विभाजित हो रही होती है उस अवस्था के भीतर हमें कुछ विशेष स्टेप में ही गुणसूत्र स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। तो बता दूं इसका आंसर होगा मेटाफेज। मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं, और मेटाफेजिक प्लेट पर गुणसूत्रों की व्यवस्था के कारण गुणसूत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जबकि जो इंटरफेज होता है, एस अवस्था, इंटरफेज, इस अवस्था के अंतर्गत गुणसूत्र क्रोमेटिन के रूप में, क्रोमेटिन के धागों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। धागे किसके? क्रोमेटिन के, जिसके कारण गुणसूत्र स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते। जबकि मेटाफेज में गुणसूत्र मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं और गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसका आंसर होगा मेटाफेज।
उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? यानी जो ग्रेफाइट होता है हमारा, उसमें जो कार्बन परमाणु है वो किस वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो साथियों बता दूं कि इस व्यवस्था में, यानी ग्रेफाइट की जो व्यवस्था होती है, इसमें कार्बन परमाणु षष्ठकोणीय वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इन षष्ठकोणीय वलयों की अनेक परतें होती हैं और इन परतों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। जबकि आपको पता होगा कि अधिकांश अधातु विद्युत की कुचालक होती है, ग्रेफाइट इसका अपवाद है जो विद्युत का सुचालक है। क्यों? क्योंकि इन परतों के मध्य मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो कि विद्युत के चालन के लिए सहायक होता है। तो इसका आंसर होगा षष्ठकोणीय वलय। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, एलिफेंटियासिस रोग होता है, यानी एलिफेंटियासिस रोग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, दूसरा है क्यूलेक्स मच्छर से, तीसरा है एनाफ्लीज मच्छर से और चौथा है प्लाज्मोडियम से। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई होगा। साथियों बता दूं कि एलिफेंटियासिस रोग होता है, उसमें जो रोगी होता है उसके पैरों की जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं तथा जननिक अंग प्रभावित होते हैं। उसके साथ साथ इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो वुचेरेरिया मेलाई और वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई है। ये दो प्रकार के फाइलेरिया कृमि होते हैं। इसके कारण इस रोग को फाइलेरियासिस भी कहते हैं। इस रोग को फाइलेरियासिस भी कहते हैं। इसमें जो पाव होता है वो हाथी के पाव की तरह हो जाता है, इसके कारण इसे हाथी पाव रोग या एलिफेंटियासिस रोग कहते हैं। इसका आंसर होगा वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा विलयन है वो कोलाइडी नहीं है, यानी कोलाइडी न होकर सॉल्यूशन विलयन है। पहला ऑप्शन है रक्त ब्लड, दूसरा है गोंद और तीसरा है दूध, चौथा ऑप्शन है यूरिया का जलीय घोल। तो इसका आंसर होगा यूरिया का जलीय घोल। साथियों बता दूं यूरिया का जो जलीय घोल है वो सॉल्यूशन है, जबकि ब्लड उसके साथ साथ गोंद और दूध ये तीनों कोलाइडी विलयन हैं। तो इसका आंसर होगा यूरिया का जलीय घोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यूनतम विचलन यानी डेविएशन दर्शाता है? श्वेत प्रकाश गुजरता है तो देखिए इसमें से जो प्रकाश होता है जो किसी प्रिज्म से गुजरता है, तब इस प्रकार से प्रकाश के 7 वर्णों का विभाजन हो जाता है, जिसमें से बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और रेड रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू और उसके बाद येलो। तो साथियों इसी क्रम में विचलन होगा, तो सबसे ज़्यादा विचलन होगा इसमें आपके ऑप्शनों के अनुसार ब्लू का, और उसके बाद ग्रीन का उससे कम, उसके बाद येलो का उससे कम और ऑरेंज का उससे कम। तो क्वेश्चन पूछा गया न्यूनतम विचलन, यानी न्यूनतम विचलन सबसे न्यूनतम होगा ऑरेंज का। इसका आंसर होगा नारंगी या ऑरेंज। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का विस्तार किस विटामिन की कमी के कारण, विटामिन या फिर किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन तो नहीं कह सकते, किसकी कमी के कारण हो सकता है? यानी जो हमारी थायराइड ग्रंथि है जो गले के अंदर पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, उसका विस्तार किसकी कमी के कारण होता है? तो आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि आयोडीन की कमी के कारण गलकंड या घेंगा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन होगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की कमी से हमारे गले के अंदर उपस्थित थायराइड ग्रंथि आकार में बड़ी हो जाती है, जिसके कारण गलकंड या घेंगा रोग होता है। और उसके साथ साथ एक अन्य प्रकार का रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, जिसके बारे में हम जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि ये आनुवांशिक डिसऑर्डर है, ऑक्जेक्ट-थेल्मिका ग्वाइटर। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर होगा आयोडीन। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? तो बता दूं कि इस प्रकार का डिजीज है वो क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है साथियों, और ये डिजीज है वो जापानी इंसेफेलाइटिस नामक वायरस के कारण होता है, और इसे जापानी बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जापानी बुखार भी कहते हैं, जो कि जापानी इंसेफेलाइटिस नामक वायरस के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा बी, क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी लेंस की दक्षता निम्न में से संबंधित है। किस प्रकार दी जाएगी किसी लेंस की दक्षता या पावर? तो इसका आंसर होगा सी साथियों, P बराबर 1/f। यानी किसी लेंस की दक्षता है वो उस लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ के विरुद्ध क्रमानुपाती। लेंस की जो क्षमता या पावर होती है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर जिसको D द्वारा व्यक्त किया जाता है, और एक डायोप्टर का मान होता है वो 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो जो लेंस की दक्षता है उसका मात्रक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों फिजिक्स से रिलेटेड, जो ऑप्टिक्स से आया है। देखो 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश की किरण है, उसके लिए आपतन कोण का मान कितना होगा? एक सिंपल क्वेश्चन है कि यदि परावर्तन कोण 45 डिग्री है तो आपतन कोण कितना हो? तो हमने पढ़ा होगा परावर्तन के नियम कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण का मान 45 डिग्री है तो आपतन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन जो आपतन के नियमों से आया है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 अवयव होते हैं, यानी 2 कंपोनेंट कौन से हैं इकोसिस्टम की? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है मनुष्य और पहाड़, दूसरा है पादप एवं जंतु, तीसरा है पेड़ और कवक, चौथा है जैविक और अजैविक। तो इसका आंसर होगा डी जैविक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक होते हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 मुख्य घटक हैं साथियों। जैविक घटक के अंतर्गत जैसे तापमान हो गया, वायु हो गया, पहाड़ हो गए, इस प्रकार ये हैं जैविक अजैविक घटक। और जैविक घटक के अंतर्गत आ गए आपके जैसे जंतु हो गया, पादप हो गए, कवक हैं, इस प्रकार के घटक हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आ जाते हैं जो सजीव हैं। और अजैविक घटकों के अंतर्गत वायु हो गया, तापमान हो गया, ये सभी अजैविक घटक के साथ। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों से काटने वाले एंजाइम्स होते हैं। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, दूसरा है डीएनए लाइगेज, तीसरा है क्षारीय फॉस्फेटेज और चौथा है डीएनए पॉलीमरेज। तो साथियों इसका आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, क्योंकि साथियों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है वो डीएनए के अणुओं को एक विशिष्ट स्थानों से कट करती है। इसका उदाहरण है इको आर1, इसके साथ साथ हिंड 2। इस प्रकार की जो हमारी एंजाइम्स होती हैं वे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहलाती है, जो कि डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटती हैं। इसके बारे में हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि ये एंडोन्यूक्लिएज क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब विस्तार से क्लास के भीतर पढ़ेंगे साथियों। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। हीविया ब्रेसिलियसिंसिस का सामान्य नाम क्या है? यानी ये वैज्ञानिक नाम किसका है? हीविया ब्रेसिलियंसिस का सामान्य नाम, पहला ऑप्शन है जीरा, दूसरा रबर, तीसरा टीका या सागवान, चौथा लौंग। तो इसका आंसर होगा रबर। रबर इसका करेक्ट आंसर है साथियों, ठीक है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद है ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के भीतर दिया हुआ है क्वेश्चन, चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट 12th का, उसमें दिया हुआ है और ये काफ़ी बेहतरीन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है साथियों। क्लोरीन का विरंजक गुण निम्न में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो बता दूं क्लोरीन का जो विरंजक गुण है वो नमी या H2O की उपस्थिति में होता है। विरंजक गुण यानी क्लोरीन किसी भी रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देती है, यानी कलर्ड पदार्थ को रंगहीन कर देती है। ये होता है ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण। किस नमी की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होता है उसके कारण मुक्त ऑक्सीजन बनती है और वही मुक्त ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देती है। इस प्रकार होता है एक रिएक्शन के द्वारा हम समझते हैं कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन का अणु है, वो जल की उपस्थिति यानी नमी की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा और बनाएगा HCl के 2 अणु और उसके साथ साथ मुक्त ऑक्सीजन। और यही मुक्त ऑक्सीजन है, यही मुक्त ऑक्सीजन कोई रंगीन पदार्थ है, उस रंगीन पदार्थ से ये मुक्त ऑक्सीजन क्रिया करेगी और मुक्त ऑक्सीजन क्रिया करके उस पदार्थ को रंगहीन बना देगी। कैसा? रंगहीन पदार्थ बना देगी। तो इसका आंसर होगा नमी या जल। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति रंग भेद दोष यानी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है और उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? देखिए व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को देख पाता है किंतु श्वेत या श्याम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। उसके बाद है व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। व्यक्ति केवल श्वेत या श्याम रंग की वस्तुओं को देख पाता है। तो देखिए साथियों कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक डिसऑर्डर है जो एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है।
एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है, जिसमें लाल और हरे रंग के जो हरे रंग को वर्णक हैं उनको संवेदित करने वाले शंकु होते हैं ना, उनमें त्रुटि हो जाती है, जिसके कारण ये डिसऑर्डर होता है। इस प्रकार का डिसऑर्डर एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित कुछ जीन में म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। साथियों बता दूं, हमारी नेत्र के भीतर रेटिना में 2 प्रकार के शंकु और शलाकाएं पाई जाती है, जिसमें शलाकाएं होती हैं वो रात्रि दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि शंकु दिन दृष्टि या फिर रंगीन प्रकार के विजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें लाल और हरे रंग के जो शंकु होते हैं साथियों, हरे रंग को संवेदित करने वाले शंकु होते हैं, उनमें जो त्रुटि हो जाती है, जिसके कारण कलर ब्लाइंडनेस उत्पन्न होती है और इसके कारण व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। तो इसका आंसर होगा व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो आया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से साथियों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंजीन का नाइट्रेशन है वो किस प्रकार की रिएक्शन। हम जानते हैं कि जो बेंजीन वाले हैं वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाती है, क्योंकि बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो स्वतंत्र या फिर थोड़े से फ्रीली बॉन्डेड होते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाती हैं। साथियों बता दूं, जब बेंजीन का नाइट्रेशन होता है तब नाइट्रोनियम आयन उत्पन्न होता है और ये नाइट्रोनियम आयन न्यूक्लियोफिलिक होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक पर अटैक करता है और यहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ये इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया। ऑप्शन है तुलसी पेटेंट केस, नीम पेटेंट केस, अदरक पेटेंट केस या लौंग पेटेंट केस। तो इसका आंसर होगा नीम पेटेंट केस साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों, रक्त अल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है। कौन सा विटामिन है जो एनीमिया की रोकथाम करता है साथियों। तो बता दूं साथियों, इसका आंसर होगा फोलिक एसिड और विटामिन B12। साथियों बता दूं कि विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालेमिन और फोलिक एसिड होता है वो B9 होता है। B9 कॉम्प्लेक्स को फोलिक एसिड कहते हैं और विटामिन 12 को साइनोकोबालेमिन कहते हैं। देखिए साथियों, विटामिन B12 होता है उससे आरबीसी का परिपक्वन होता है। क्या साथियों, आरबीसी का परिपक्वन होता है। उसके साथ साथ ये पर्नीशियस एनीमिया, इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। क्या साथियों, पर्नीशियस एनीमिया। जबकि फोलिक एसिड या फिर आपका B9 है, उसके कारण आरबीसी का निर्माण होता है। क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन निर्माण होता है। उसके साथ साथ इसकी कमी से होता है वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या साथियों, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है वो B9 के कारण होता है। उसके साथ साथ विटामिन ए है जिसको हम B1 कहते हैं। विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी आती है या फिर जीरोपथैलेमिया होता है। जबकि थायमिन है उसको B1 कहते हैं, थायमिन को B1 कहते हैं, जिसके कारण बेरी रोग होता है। उसके साथ साथ राइबोफ्लेविन है उसको B2 कहते हैं, राइबोफ्लेविन है उसको हम B2 कहते हैं और इसके कारण जो हमारे मुख के किनारे हैं वो फट जाते हैं। और नियासिन है उसको कहते हैं हम नियोटिनिक एसिड और इसके कारण होता है पेलाग्र डिजीज। क्या साथियों, पेलाग्र रोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये रहा स्क्रीन पर आपकी। देखिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि एक केशिका में जल की अपेक्षा एक लिक्विड या तरल है वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। तो साथियों बता दूं कि केशिका में जो कोई भी तरल है उसकी ऊंचाई होती है वो होती है 2T/ρg/r, जहाँ पर T है उस तरल का पृष्ठ तनाव, उसके साथ साथ यहाँ पर रो है वो उस तरल का घनत्व है, जी आपको पता ही है कि गुरुत्वीय त्वरण होगा, और R है वो केशिका नली का त्रिज्या है साथी, केशिका नली की त्रिज्या है। तो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि R समानुपाती है T के और S समानुपाती है T के और व्युत्क्रमानुपाती है R और रो के। तो अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन को, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, यानी पृष्ठ तनाव यदि अधिक होगा तो उसकी ऊंचाई भी अधिक होगी। तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, यहाँ पर श्यानता का कोई रिलेशन नहीं है। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, यहाँ भी ये भी नहीं है। तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा
कम है। देखिए साथियों, यदि तरल का पृष्ठ तनाव जल से कम होगा तो उसकी ऊंचाई भी कम होगी, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई अधिक बता रहे हैं तो पृष्ठ तनाव अधिक होगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि CT 12th लेवल में पूछे गए थे साथियों। CT 12th लेवल में जो आपके लैब असिस्टेंट 2023 के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं साथियों। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह के लैब असिस्टेंट 2023 से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करवाई जाएंगे, तो चैनल पर बने रहे। और यदि आपको इस पैनल की संपूर्ण PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल तिरंगा क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा साथियों। और इसी तरह की अगली क्वेश्चनों की सीरीज है जिसमें CT ग्रेजुएशन लेवल और उसके साथ साथ CT 12th लेवल के अन्य एग्जामों में भी साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो चैनल पर बने रहे और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।